বস্তি লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ হৰীশ দ্বিবেদী। কৃষিবিদ হিচাপে দক্ষতা থকা হৰীশ দ্বিবেদী ৰাজনৈতিক পথাৰৰো নিপুণ খেতিয়ক। সাংসদ হিচাপে দ্বিতীয়টো কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ পাছত 2024 চনত দলে ন্যস্ত কৰিলে অসম বিজেপিৰ প্ৰভাৰীৰ দায়িত্ব। পূৰ্বে দলৰ অন্যতম ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক হিচাপে দলক সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিয়া দ্বিবেদীয়ে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি নজৰত ৰাখিলে অসম বিধানসভাৰ উপনিৰ্বাচন। শেহতীয়া পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনতো চমকপ্ৰদ সফলতাৰ পাছত এইবাৰ লক্ষ্য 2026 বিধানসভাত নিৰংকুশ বিজয়। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आगामी चुनाव में असम भाजपा को वो फोर फ्रंट से लीड करेंगे और स्ट्रैटेजी मेकिंग में भी असम भाजपा की उनकी एक अहम भूमिका रहेगी। सो जॉइन मी इन वेलकमिंग मिस्टर हरीश द्विवेदी जी एंड ही विल बी इन कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर अमिताभ सिन्हा, एग्जीक्यूटिव एडिटर, न्यूज 18 इंडिया। वेलकमिंग यू सर ऑन द स्टेज। शुरू करें एजेंडा आसाम। हरीश द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एजेंडा आसाम में। 2 साल से आप असम की सेवा कर रहे हो, संगठन को मजबूत कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। एजेंडा न्यूज 18 के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, चूंकि मैं भी असम का हूं और असम का ही एक तरह से हूं और आप भी हमारे गेस्ट ही हैं, दिल्ली से आए हैं, तो मैं आपका भी स्वागत करता हूं। हरीश जी, गोरखपुर से गुवाहाटी, आप बस्ती से सांसद रहे, बिहार की भी सेवा की सह प्रभारी बन के। कितना मुश्किल है आसाम? 2 साल से आप संगठन को लेकर घूम रहे थे, कितना मुश्किल रहा? क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत होती है। कई लोगों को जिनको जगह नहीं मिलती है सरकार में, वो बड़े दुखी रहते हैं। तो कितना मुश्किल था लोगों को जोड़ना इस बार? देखिए, ये स्वाभाविक है कि 10 साल की जब सरकार होती है तो कार्यकर्ता से लेकर के जनता की जो अपेक्षाएं रहती हैं, शायद 100% पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन मैं असम के संदर्भ में अगर बताऊं तो असम में 2016 के पहले असम की जनता को यह पता ही नहीं था कि जो योजनाएं दिल्ली से पूरे देश के लिए आती हैं, वो योजनाएं पूर्वोत्तर में, खासकर असम में ठीक प्रकार से लागू होनी चाहिए, नहीं होती थी। आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूं कि मोदी सरकार आने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प था, एक मूल मंत्र उन्होंने दिया कि सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास का अर्थ यह है कि सभी क्षेत्रों का विकास, सभी वर्गों का विकास। इस मूल मंत्र को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम करना शुरू किया और हमारे प्रधानमंत्री जी का यह लक्ष्य रहा कि हम सभी क्षेत्रों में जाकर के केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को कैसे अधिक से अधिक हर क्षेत्र में पहुंचाया जाए, खासकर पूर्वोत्तर में और असम में, क्योंकि असम की उपेक्षा और पूर्वोत्तर की उपेक्षा बरसों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुई थी। संयोग कहिए, एक सौभाग्य भी कह सकते थे, लेकिन आज की तारीख में सौभाग्य नहीं कह सकते हैं कि देश के प्राइम मिनिस्टर असम से राज्यसभा के सांसद थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद उन्होंने असम की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। यही कारण था कि तमाम ऐसे प्रोजेक्ट जो कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री या कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव जीतने के दृष्टि से शिलान्यास तो उन्होंने कर दिया, लेकिन पूरा उसको किया अगर किसी ने तो मोदी सरकार ने किया और हमारी यहाँ की असम की सरकार ने 2016 के बाद किया। तो मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी की कोई प्राथमिकता नहीं रही असम के विकास के लिए, असम के लोगों को विकास के लिए, असम के लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध हों, इस दृष्टि से कांग्रेस ने कोई प्रयास नहीं किया। आज की तारीख में पिछले 10 वर्षों में 16 से लेकर के 26 के बीच में हमारी यहाँ की सरकार, इसके पहले 5 साल
सोनोवाल जी चीफ मिनिस्टर थे और 5 साल से हमारे डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी चीफ मिनिस्टर हैं। यहां की जनता को ये लगता है कि बीजेपी सरकार ने असमिया के अस्तित्व को लेकर के, इनके अस्मिता को लेकर के जिस प्रकार का काम किया है, उसको लेकर के यहां की जनता को यह महसूस हो रहा है कि आने वाले 5 साल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो निश्चित रूप से थोड़े बहुत जो काम बचे हैं, अभी बाकी हैं या हमने काम शुरू कर दिया है, वो पूरा नहीं हो पाया है, वो भी पूरा होगा और असम और तेजी से आगे बढ़ेगा। इसी नेतृत्व में जी नेतृत्व भी यही होगा, संगठन यही होगा, सरकार बीजेपी। स्वाभाविक है, जब मुख्यमंत्री है तो नेतृत्व तो मुख्यमंत्री ही है, उसमें कोई कहने वाली बात तो है नहीं। अब मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ रही। तो आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के जो काम है, हमारी पार्टी के जो काम है, उसको लेकर के जनता के बीच में हम जा रहे हैं और निश्चित रूप से असम की जनता फिर एक बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। कितनी सीटें उम्मीद कर रहे हैं इस बार? देखिए, अब सीटों की संख्या के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, वो हमसे ज्यादा विस्तार से बताएंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि पिछले चुनाव में जितनी सीट हम लोग जीते थे, उससे कहीं आगे हम रहेंगे। कांग्रेस कई नेता नाराज हो रहे हैं, कई नेता छोड़ रहे हैं, वापस आप में आ रहे हैं, वरिष्ठ नेता तक। तो कांग्रेस का महाजोट भी टूट चुका है। देखिए, पिछले चुनाव में एक चीज बीजेपी के पास देश के सभी कांग्रेसियों को और कांग्रेस नेतृत्व को समझने की आवश्यकता है। मैं एक उदाहरण दूंगा हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के एक नेता थे, उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी में इसलिए नहीं रहना चाहता हूं कि मैं यहां राष्ट्रवाद की बात नहीं कर सकता हूं, राष्ट्र की बात नहीं कर सकता हूं, बहुसंख्यक समाज की बात नहीं कर सकता हूं। अगर मैं यहां पर बहुसंख्यक समाज की बात करूंगा, राष्ट्र के हितों की बात करूंगा, राष्ट्रीयता की बात करूंगा, तो हमको पार्टी में उपेक्षित कर दिया जाएगा, हमको पीछे कर दिया जाएगा। यही कारण है कि आज असम में भी, अभी आपने देखा 4 दिन पहले असम के हमारे भूपेन्द्र बोरा जी, जो सीनियर मोस्ट लीडर कांग्रेस पार्टी के थे और कांग्रेस पार्टी के निवर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष, इसके जस्ट पहले के प्रदेश अध्यक्ष थे, 5 साल वो प्रदेश अध्यक्ष रहे। उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ते समय यही कहा कि हम यहां पर बहुसंख्यक समाज के बारे में कोई बात नहीं कर सकते, यहां देश हित के बारे में कोई बात नहीं कर सकते हैं। अगर हम बांग्लादेशी घुसपैठियों की चर्चा करेंगे, उनके द्वारा असम का जो अतिक्रमण किया गया, असम के लोगों को जो परेशान किया जा रहा है, उसकी चर्चा करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी हमको बाहर निकाल देगी। इस नाते यह बात कह के उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और आज ही उन्होंने सुबह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। और उन्होंने ही नहीं ज्वाइन किया है, तो कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों नेताओं ने, जिले से लेकर प्रदेश के सैकड़ों नेताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। मुख्यमंत्री जी ने कई आरोप लगाए गौरव गोगोई पे, तो गौरव की उनकी पत्नी के पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर कई ऐसे गौरव गोगोई और उनके परिवार पर भी आरोप लगे। क्या इसके बाद प्रियंका गांधी उनको डिफेंड कर रही हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा बहुत डरे हुए हैं, इसीलिए गौरव गोगोई पर आप लगा रहे हैं? क्या देखिए, अब प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, ये तो वो जाने। लेकिन ना तो हमारे मुख्यमंत्री जी डरे हुए हैं, ना हमारी पार्टी डरी हुई है। हम सब असम के लोगों के हित के लिए, उनकी अस्मिता की रक्षा के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और यही कारण है कि हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 1.5 लाख बीघे जमीन जो बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था, वहां पर स्थानीय लोगों को भगा करके या स्थानीय लोगों की जमीन को कब्जा कर लिया था, वो जमीन खाली करवा करके श्रीमंत शंकर देव जी का स्मारक जहां पर बना है, आप कल्पना कर सकते हैं, सैकड़ों एकड़ जमीन घुसपैठियों ने कब्जा किया था, उसको खाली करवाया गया। वहां पर हम लोगों ने स्मारक बनवाया, उसका उद्घाटन हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने पिछले महीने यहां पर आकर के किया। तो ऐसे तमाम ऐतिहासिक स्थल जहां पर असम के लोगों का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार में उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारी सरकार ने ध्यान दिया और उसको खाली करा करके आज वहां पर असम के तमाम ऐसे महापुरुषों का स्मारक बना करके असम के लोगों का सम्मान, उनके सेंटीमेंट को ध्यान में रखते हुए आगे हमारी सरकार ने काम किया। घुसपैठिया मुक्त असम, ये बीजेपी का मुख्य मुद्दा है और मुख्यमंत्री जी भी लगातार यही बातें कर रहे हैं। तो घुसपैठिया मुक्त के चक्कर में ऐसा तो नहीं है जो यहाँ सदियों से मुस्लिम समाज रह रहा है, अल्पसंख्यक समाज रह रहा है, उस पर भी गाज गिर रही है, उसके खिलाफ भी हो रही है? देखिए, यहाँ का जो राष्ट्रवादी मुसलमान है वो ये जानता है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं मियाँ मुसलमान, तो मियाँ मुसलमान का मतलब होता है बांग्लादेशी घुसपैठिए।
तो यहाँ का जो ही मुस्लिम भाई है वो जानते हैं, हमारा किसी मुस्लिम समाज से विरोध नहीं है। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां पर आकर के असम के लोगों की जमीन, असम के लोगों के तमाम ऐसे उस पर अधिकार जमा लिया है, उसको मुक्त कराने का निर्णय हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने लिया है। और मुख्यमंत्री जी ने 1.5 लाख बीघे से ज्यादा तो खाली कराया। मुख्यमंत्री जी ने एक दिन घोषणा भी किया है कि अगले 5 सालों में हम 5 लाख बीघे जमीन ऐसे बांग्लादेशियों से मुक्त करा करके असम के लोगों को सौंपेंगे। तो कहीं न कहीं हमारा कोई ये मुख्य एजेंडा नहीं है। हमारा मुख्य एजेंडा है असम के लोगों की अस्मिता की रक्षा करना, असम के लोगों के सेंटीमेंट के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना होने पाए, यह ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार काम कर रही है। हमारा मुख्य एजेंडा है असम का विकास, हमारा मुख्य एजेंडा है असम के लोगों का विकास, हमारा मुख्य एजेंडा है असम के गरीबों का विकास। और यही कारण है कि आपने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तमाम ऐसे काम जो पेंडिंग पड़े थे। एक सदिया, यहाँ पर एक स्थान है, अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर तिनसुकिया जिले में है। मैं एक दिन सदिया पे गया, वहां पर लगभग 3-3.5 किलोमीटर का एक पुल बना है। तो मैंने कहा इसका उद्घाटन किसने किया? तो लोगों ने कहा मोदी जी ने किया। हमने पूछा शिलान्यास किसने किया था? उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार में 15 साल 20 साल पहले शिलान्यास हुआ था। तो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार की यह प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं, जिसका शिलान्यास मैं करूंगा उसका उद्घाटन भी मैं करूंगा। और केवल पुल की बात नहीं है, 65 वर्षों में कांग्रेस शासन में 3 ब्रह्मपुत्रा पर पुल बने थे, हमारी सरकार ने 5 बना करके उद्घाटन कर दिया और कई बन रहे हैं। लगभग छोटे बड़े 1300 पुल बने हैं इस साल असम में। 22,000 किलोमीटर का हाईवे हमने बनाया है, रोड हमने बनाया है। तो रोड हो, एयरपोर्ट की चर्चा अभी हो रही थी बाहर। एयरपोर्ट हो सकता है कि साइज में छोटा हो गुवाहाटी का एयरपोर्ट, लेकिन गुवाहाटी का एयरपोर्ट देश का सबसे सुंदर एयरपोर्ट है और यहाँ के स्थानीय सामानों का उपयोग करके, बैम्बू का उपयोग करके बनाया गया है। तो तमाम आज असम के बारे में पूरे देश की निगाहें हैं। पहले देश का कोई बड़ा सा बड़ा उद्योगपति, उसको लगता था कोई अच्छा उद्योग लगाना है तो कहाँ लगाना है, तो दिल्ली लगाना है, बंबई लगाना है, बड़े बड़े शहरों में लगाना है। गुवाहाटी की तरफ और असम की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता था। आज हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार का माहौल यहाँ पर बना दिए हैं असम में कि देश का कोई बड़ा सा बड़ा उद्योगपति वो सोचता है सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री अगर लगाना है तो कहाँ लगाना है, तो असम के गुवाहाटी के जागी रोड में लगाना। 27,000 करोड़ रुपए का लगा। और केवल एक नहीं, एडवांटेज असम में, आप, मुझे आश्चर्य हुआ, मैं उस दौरान यहां पर आ गया था, मैं उस कार्यक्रम में था। एडवांटेज असम में पूरी केंद्रीय कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर सहित यहां पर उपस्थित थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 15 से 17 देशों के, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं संख्या, देशों के राजदूत को बुला करके काजीरंगा का भ्रमण करवाया। क्यों करवाया? केवल भ्रमण नहीं करवाया, पर्यटन के दृष्टि से काजीरंगा को इंटरनेशनल स्तर पर उसका प्रचार प्रसार हो, लोग उसको जाने, इस दृष्टि से उन्होंने काजीरंगा में वहां पर रहने की व्यवस्था किया, घुमाने की व्यवस्था किया। तो तमाम ऐसे उद्योगपति भी आज असम की तरफ, गुवाहाटी की तरफ आ रहे हैं। इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हमारी सरकार ने। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर के असम के विकास के लिए, असम के लोगों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। यही कारण है आज असम की जनता ये महसूस करती है। मैं किसी वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, आज यहाँ का लोकल मुसलमान भी यह महसूस करता है। आप सर्वे करने जाएंगे तो वो भी कहेगा हम बीजेपी सरकार को वोट देंगे, हम हेमंत शर्मा के नेतृत्व वाली पार्टी को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि उसको भी विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। 98 लाख प्रधानमंत्री आवास से लेकर के निजुत महीना योजना, अरुणोदय योजना, तमाम इस प्रकार की योजनाएं जो हमारी प्रदेश सरकार ने चलाई है, केंद्र सरकार ने, 98 लाख लोगों को लाभ मिला है। यानी 98 लाख लोग लाभार्थी हैं। तो कहीं न कहीं हर क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमने स्वयं सहायता समूह के सज्जी ग्रुप की महिलाओं को 10,000 रुपया देने का काम हमारी सरकार ने किया। हरी जी, इसी में सवाल उठता है कि डबल इंजन की सरकार तो तरुण गोगोई और मनमोहन सिंह की भी, तो डबल इंजन की सरकार तो अभी भी है, तो फर्क क्या है? अभी काम कैसे हो रहा है? देखिए, फर्क यह है काम कैसे होने लगा? हमारी सरकार देश के हित के लिए काम करती है, उनकी सरकार परिवार के हित के लिए काम करती थी। अंतर केवल इतना है, हम देश के लोगों का हित हो, देश का विकास हो, गरीब का कल्याण हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, नौजवानों के रोजगार की चिंता हो, इसके लिए हमारी सरकार की प्राथमिकता है। कांग्रेस पार्टी की टोटल प्राथमिकता ही एक परिवार के विकास की है।
तो अंतर यह है, इसलिए हमारी सरकार में असम का विकास हो रहा है और देश का विकास हो रहा है। काफी युवा यहाँ बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक आह्वान किया था कि 1 लाख लोग ऐसे जोड़ने हैं जो पार्टी राजनीति में आए हैं, जिनका कोई पारिवारिक नाता न हो राजनीति से। तो असम की जनता और असम के जो जेनजी हैं, जो युवा लड़के बैठे हैं, इनके लिए क्या संदेश है जो बीजेपी की राजनीति से प्रभावित हो? क्योंकि जेनजी तो कभी स्वाभाविक रूप से जो जेनजी होता है और जो नौजवान होता है वो ज्यादा देश के लिए सोचता है, और यही प्रधानमंत्री जी का भी कहना था कि ये कह देना कि राजनीति खराब चीज है, राजनीति में जाना अच्छी बात नहीं है, ये मुझे लगता है कि किसी समस्या का समाधान नहीं है। प्रधानमंत्री जी का केवल कहना यह नहीं था कि हम सबको 1 लाख लोगों को लाएंगे और 1 लाख लोग राजनीति करें। देश के हित में सोचना शुरू करें, और इसके लिए राजनीति के लिए भी दरवाजे उनके खुले हैं। और राजनीति में आकर के देश की सेवा करना चाहें, देश की सेवा करें, और देश के हित में जो भी काम कर सकते हैं वो करने का प्रयास करना चाहिए। और उसकी शुरुआत हमारी पार्टी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था उसकी शुरुआत भी हमने एक तरह से कर दी है। एक 45 साल के यंग को, 45 साल के एक नौजवान को भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। तो हम लगातार प्रधानमंत्री जी नौजवानों से संवाद भी करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उनसे बात भी करते हैं, उनको प्रोत्साहित भी करते हैं, प्रेरित भी करते हैं कि देश के लिए आप काम करिए। राजनीति का भी एक अच्छा माध्यम है, राजनीति के माध्यम से भी आप देश सेवा कर सकते हैं। यह सोच आपके अंदर होनी चाहिए। तो असम के जेनजी के लिए क्या है आपके पास बीजेपी को देने के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि असम के जो जेनजी यहाँ पर बैठे हैं, नौजवान मित्र, हमारी बहनें, बेटियां यहाँ पर बैठी हैं, मैं ये कह सकता हूं कि आज केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में देश के नौजवानों के हर क्षेत्र में उनका विकास कैसे हो, इस दिशा में तमाम प्रकार की योजना बनाई है, उस दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार प्रयास किया है कि यहाँ के नौजवानों को ईमानदारी से उनकी मेरिट के आधार पर नौकरी दी जाए। और केवल प्रयास नहीं किया, 1,58,000 लोगों को सरकारी नौकरी मेरिट के आधार पर हमारी असम की सरकार ने दी है। तो मुझे लगता है कि कोई भी नौजवान किसी क्षेत्र में काम करना चाहता है, ईमानदारी से काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा। तो हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हर नौजवान की उसकी योग्यता क्षमता के आधार पर, उसकी मेरिट के आधार पर हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। केवल सरकारी क्षेत्र में ही नहीं, तो किसी भी क्षेत्र में, पॉलिटिकल क्षेत्र में भी हो सकता है, सामाजिक क्षेत्र में भी हो सकता है, संगीत के क्षेत्र में भी हो सकता है, अलग अलग क्षेत्रों में भी नौजवानों को आगे ईमानदारी से प्रयास करके अपना भविष्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। उसमें भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और प्रदेश की हमारी हेमंत बिस्वा शर्मा जी की सरकार यथासंभव जो भी मेरिट के आधार पर प्रयास कर सकती है आगे बढ़ाने को करेगी। आज का युवा जो है, असम का भी युवा, एक चीज के लिए चिंतित रहता है कि हमारा भविष्य क्या होगा। अगर हम 12वीं पास कर लेंगे, सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं, इसकी चिंता अलग है। जो ग्रेजुएट हो जाता है उसे लगता है हमें नौकरी नहीं मिलेगी। चाय बागान के इधर बहुत सारे वर्कर हैं, चाय बागान में बसे हुए लोग हैं, उनको चिंता उनकी जीविका कैसे चलेगी, गरीबी, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, गरीब पैसे उस हिसाब से बढ़ नहीं रहे हैं। तो इन सब के लिए क्या आपका इस बार जो मैनिफेस्टो होगा, विजन डॉक्यूमेंट होगा, क्या इन सब को कवर करेगा, इन सब की शंकाओं का समाधान होगा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसके लिए हम लोगों ने पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से एक कार्यक्रम हम चला रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर जाकर के छोटी छोटी मीटिंग करके सबका, हर वर्ग का सुझाव भी ले रहे हैं कि मैनिफेस्टो में क्या आना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे कार्यक्रम करके उनके लिखित सुझाव भी मंगाए जा रहे हैं। तो हम सभी वर्गों की चिंता करेंगे, लेकिन चिंता करेंगे ही नहीं, हम चिंता कर रहे हैं। हम सभी क्षेत्रों के विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनका छोटा मोटा रोजगार हो, इसके लिए हम स्वयं सहायता समूह बना करके आर्थिक मदद भी उनको करते हैं। ऐसे जो लेबर क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनके विकास के लिए भी विभिन्न प्रकार की योजना हमारी सरकार ने बनाई है। हमारी सरकार ने मुद्रा बैंक, आज नहीं, मैं एमपी था 2014 में, सरकार आते ही मोदी सरकार ने मुद्रा बैंक बनाया। मुद्रा बैंक के माध्यम से नौजवानों को, जो नौजवान बहुत पढ़ लिख करके नौकरी करने की स्थिति में आगे नहीं जा सकते हैं, जो कम पढ़ाई करते हैं या पढ़ाई उनका बीच में छूट जाता है, उनको भी रोजगार करने का अवसर मिले, उसके लिए हमारी सरकार ने मुद्रा बैंक बनाया। और उस मुद्रा बैंक में हजारों करोड़ रुपया, हजारों क्या लाखों करोड़ रुपया हमने लोगों को दिया है। लोग छोटे मोटे रोजगार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो पढ़ लिख करके अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी में जाता है, सफल भी होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सफल नहीं हो पाते हैं, पढ़ाई के बाद भी नहीं सफल हो पाते हैं। तो उनको भी रोजगार के लिए केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, तमाम प्रकार की योजना बनाई है। और आगे भी हम योजना बनाने का प्रयास करेंगे कि उनको, उन नौजवानों को रोजगार की दृष्टि से कहां पर कैसे
आसानी से सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस दिशा में हमारी पार्टी प्रयास करेगी। एक चीज की जनता बहुत इंतजार कर रही है, चुनाव का ऐलान कब होगा? होली के बाद का इंतजार करें? देखिए, चुनाव की घोषणा कब होगी ये न मैं बता सकता हूं न आप बता सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग जैसा उसको उचित लगे करेगा। लेकिन मेरा मानना है कि होली के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, और उसका डेट न मुझे पता है न मैं बता सकता हूं। तो किसी दिन हो सकता है, वो 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। चलो, जिनको चुनाव की तैयारी करनी है लग जाए, अब संकेत मिल गया है। लेकिन हरीश भाई, एक चिंता और सबको होती है, एंटी इनकम्बेंसी तो 10 साल की होती है, कई विधायक होते हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, और एक बीजेपी का फॉर्मूला रहा है हर बारी की कुछ विधायकों के टिकट कटते ही कटते हैं। क्या इस बार भी आप लोग इस तरह का सर्वे कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो? क्या इस बार भी 20-25% का जो फॉर्मूला है वो लगातार चलता रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि इसमें कोई ये नहीं बता सकता है कि कितने लोग टिकट कटेगा, कितने लोग टिकट बचेगा। एक सामूहिक नेतृत्व के आधार पर डिसीजन होता है, और ऐसा ही है कि हम सर्वे भी करवाते हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करते हैं, लोकल लोगों से बातचीत करके जो उचित होता है वो निर्णय पार्टी लेती है। तो मैं इस मंच से ये कह दूं कितने लोग टिकट कटेगा, इतने लोग नहीं कटेगा, शायद एक प्रभारी होने के नाते ये उचित नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी उचित होगा वो पार्टी डिसीजन लेगी, और उससे एक बहुत बड़ा लाभ पार्टी को भी होगा, और असम में तीसरी बार सरकार बनेगी तो असम का विकास होगा। एक आपने चाय बागान की चर्चा की है, तो एक बार मैं बताना चाहूंगा, चाय बागान के मजदूर वो चाय बागान में रहते थे, तो उनको क्वार्टर किराए पर मिलता था, या क्वार्टर चाय बागान के मालिक उनको देते थे। उनकी बहुत पुरानी डिमांड थी, सैकड़ों वर्ष की ये डिमांड थी कि वो जहां पर रहते हैं वह जमीन उनको अलाट कर दी जाए। यहां पर जमीन को मिट्टी कहते हैं, मिट्टी अलाट कर दी जाए। लेकिन किसी सरकार ने नहीं सुना। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट से पास किया, और 3 लाख लोगों को अभी तक जमीन अलाटमेंट, मिट्टी अलाटमेंट का काम हमारी सरकार ने कर दिया है, और आने वाले समय भी करेगा। तो ऐसे जितना काम बचे हैं वो सब होंगे, और केवल चाय बागान के मजदूरों को सुविधा की दृष्टि से हमने सड़क बनाया, विद्यालय की व्यवस्था किया, हॉस्पिटल की व्यवस्था किया, और इससे भी बड़ा एक बहुत बड़ा काम किया, एक जगन्नाथ भवन। और कितना अच्छा बना है, एक मैं उदाहरण बताऊं। मैं एक मीटिंग में गया, तो जगन्नाथ भवन में वो मीटिंग थी, तो मैं मीटिंग में थोड़ा जल्दी था, तो मैं मीटिंग में पहुंच गया। मीटिंग में पहुंचने के बाद जब मैं उसको देखा, तो मैं अपने एक विधायक जी थे, मैंने उनसे पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये जगन्नाथ भवन है। तो हमने कहा किसने बनवाया, तो उन्होंने कहा असम की सरकार ने बनवाया, माननीय मुख्यमंत्री जी 500 चाय बागान में जगन्नाथ भवन बनवाए। इतना अच्छा बनवाए हैं, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, छोटे मोटे कार्यक्रम वहां पर आप कर सकते हैं, वहां पर आप समाज की कोई मीटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम काम चाय बागान के मजदूरों के लिए हमारी सरकार ने किया है, और केवल चाय बागान के नहीं तो सभी वर्गों के लिए हमारी सरकार ने किया है। तो मुझे पूरा आशा है कि आने वाले 2026 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जब तीसरी बार सरकार बनेगी तो आज पूरे देश में असम सबसे ज्यादा तेजी से विकास करने वाला राज्य बन चुका है, और मुझे ऐसा आशा है कि आने वाले समय में हमारे मुख्यमंत्री जी का भी लक्ष्य है, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी लक्ष्य है, हमारी पार्टी का भी लक्ष्य है, असम देश का नंबर 1 राज्य बने। इस दिशा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार काम कर रही है। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी है कि अब ज्यादा सवाल बचे बड़ी बड़ी बातें नहीं की, हमने बता दिया सब जो काम हुआ है। मैंने इसमें से अधिकांश काम वो बताया जो काम हो गया है। एयरपोर्ट की चर्चा मैंने की, फ्लाईओवर की चर्चा मैंने की, जगन्नाथ भवन की चर्चा, जो काम हो गए। मैं कोई आश्वासन देने के लिए नहीं बैठा। आश्वासन देने के लिए क्या आगे क्या होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी जो किए हैं वो भी बताएंगे, जो आगे क्या करेंगे वो भी बताएंगे। मैंने तो वही बताया है जो हमारी सरकार ने काम किया है, केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, दोनों ने मिलकर के डबल इंजन की सरकार ने असम के विकास के लिए, असम को आगे बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक काम हुआ है। यहां की शांति की स्थिति के बारे में आप पता करिए, 25 साल पहले क्या था, आज क्या है, कितनी शांति है, सड़कें हैं, शांति है। जब शांति होगी तभी विकास होगा। अभी मोरंग में फाइटर प्लेन यहां पर लैंड किया गया, ऐतिहासिक काम मोदी सरकार ने किया है। आज असम केवल असम की सुरक्षा की दृष्टि से नहीं जाना जाएगा, आज असम देश की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र हो गया है।
कभी भी ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो असम में हमारे एक हाईवे एक्सप्रेस पर फाइटर प्लेन लैंड करेंगे। तो इतना ऐतिहासिक काम हमारी सरकार कर रही है तो असम की जनता स्वाभाविक रूप से आशीर्वाद देगी और दे रही है। अब समाप्त करने के पहले एक दो छोटे छोटे जवाब चाहूंगा हरीश जी। आप तो राजनीति में आप लोग को जेनजी कहा जा सकता है, आप लोग यंगेस्ट लोगों में से हो, अभी जेनजी से ऊपर आ गए आप लोग अभी अगली पीढ़ी में हो। यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, सब फिल्में देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं। आप तो लगता है 30 साल पहले घर छोड़ चुके हो। घर छोड़े हुए आपको 30 साल हो गया, फिल्में देखने का टाइम मिलता है क्या? नहीं, कभी कभी कोई अच्छी फिल्म आती है, जब कोई कहता है कि राजभक्ति फिल्म आई है तो उसको देख लेते हैं। जैसे मैं लेटेस्ट फिल्म धुरंधर देखा हूं एक दिन। चलो, आप दिल्ली लोग में जेनजी के बच्चों के लिए संदेश है, धुरंधर देखने वाले लोग हैं, नेता भी। नहीं, कोई भी फिल्म हो जिससे प्रेरणा मिल सकती है समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए और स्वयं के विकास के लिए भी, अगर कोई प्रेरणा देने वाली फिल्म है तो हमको लगता है सबको देखना चाहिए। चलो हरीश जी, आप आए, आप रुके हम लोगों के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।